नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या अग्रवाल, प्रिंसिपल गीता बजाज बीएड कॉलेज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड पार्ट फर्स्ट के पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग के अंतर्गत इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जिसे हिंदी में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कहा जाता है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास 1962 में रिचर्ड सचमैन ने किया था। इस प्रतिमान से बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है और उससे बालक नवीन ज्ञान में वृद्धि करता है। रिचर्ड सचमैन का मानना था कि इंक्वायरी के द्वारा, पूछताछ के द्वारा, परीक्षा के द्वारा हम जिस विषय वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं या आधा अधूरा जानते हैं, अव्यवस्थित जानते हैं, उन सबको हम जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। जब बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है तो उसकी सामाजिक क्षमताओं का भी विकास होता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित होती है तो समाज भी क्षमतावान और प्रबुद्ध बन पाता है, और व्यक्तिगत क्षमताएं और सामाजिक क्षमताएं दोनों मिलकर बालक को नवीन परिस्थितियों में, नवीन वातावरण में समायोजित होने के लायक बना देती है। अतः हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी के द्वारा, पूछताछ के द्वारा हम अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करते हुए सामाजिक क्षमताओं को विकसित करते हैं, और दोनों के द्वारा हम समाज में समायोजित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न यह आता है कि इंक्वायरी करने के अंदर आधार क्या होगा। इस प्रतिमान का सबसे महत्वपूर्ण आधार या माध्यम जो इंक्वायरी का बताया गया है वो प्रश्न बताए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछकर क्या, क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार, क्या कारण है, इन विभिन्न प्रकार के प्रश्न बालक के मन मस्तिष्क में आते हैं, और जब ये प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में विकसित हो जाते हैं तो वह इंक्वायरी करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से बालक सूचना ग्रहण करता है, लेता है या प्रयास करता है। यह प्रतिमान थिंकिंग बेस्ड से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया कही जाती है। जब तक बालक के मन मस्तिष्क में थिंकिंग या विचार या मनन शक्ति विकसित नहीं होगी, वह किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करने के लिए तत्पर नहीं होगा, और जब वह तत्पर नहीं होगा तो वह उसी समस्या में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा और उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए ये थिंकिंग बेस्ड से शुरू होकर प्रॉब्लम सॉल्व या समस्या के समाधान तक निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है, और हम निरंतर जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है हम इंक्वायरी का कार्य जारी रखते हैं। इसी रूप में कहा गया है कि पूछताछ प्रक्रिया एक प्रकार से ब्रह्म से ज्ञान, अधिगम और पूर्ण बोध तक चलती है। हमें कंफ्यूजन होता है, हमें संशय होता है, हम उचित अनुचित दोनों के बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो इंक्वायरी की सहायता से हम अपने भ्रम को दूर कर कर, कंफ्यूजन को दूर कर कर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होते ही अधिगम हो जाता है, और अधिगम होते ही हम पूर्ण बोध या फुल अंडरस्टैंड कर लेते हैं उस संप्रत्यय के बारे में, उस विचार के बारे में, उस समस्या के समाधान के बारे में। इसीलिए कहा गया है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल लर्निंग बिकम्स ए फन, अर्थात इसमें जो लर्निंग होती है वो बहुत मनोरंजनात्मक होती है। हम बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। साथ ही साथ यह प्रतिमान सूचना संसाधन सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें हमें विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न प्रकार के सोर्सेज के द्वारा, माध्यम से, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से परस्पर प्रश्न के माध्यम से अंतरक्रिया करके सूचना का संसाधन करना होता है, सूचना को इकट्ठा करना होता है,
इसलिए इस प्रतिमान को सूचना संसाधन सिद्धांत पर आधारित भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रतिमान की मान्यताएं क्या है। द मेन एजम्पशंस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। फर्स्ट है अधिगम इच्छा शक्ति एवं तीव्रता होने पर पूछताछ सूचना ग्रहण करना प्रारंभ हो जाता है। रिचर्ड सचमैन का मानना था कि बालक या मानव जन्मजात बहुत उत्सुक प्रवृत्ति के होते हैं। जब किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो नहीं जानते हैं या कोई नवीन विषय वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं और उत्सुक होने पर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है और उस नवीन विषय वस्तु, नवीन ज्ञान के प्रति वो सूचना ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सेकंड, बालक की रुचि, स्वगति, क्षमता का पता लगाकर उसे व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रशिक्षण सरल रूप में दिया जा सकता है। इस प्रतिमान की दूसरी मान्यता यह है कि हम बालक की, विद्यार्थी की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसकी मानसिक, शारीरिक और तार्किक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इंक्वायरी करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। तीसरा, अधिगम में स्वतंत्रता व स्वायत्तता सहायक होती है। रिचर्ड सचमैन का मानना था कि यदि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे स्वायत्तता दे दी जाए कि वो अपनी तरह से अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ज्ञानार्जन को करे, तो वह उसके लिए बहुत सहायक होती है और उच्च स्तर का अधिगम वो कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिमान में अधिगम की स्वतंत्रता रहती है और स्वायत्तता रहती है। चौथा, बालक स्वभावतः नवीन ज्ञान और वस्तु के प्रति उत्सुक रहता है। मैंने पूर्व में भी आपको इसमें बताया कि मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि हम अज्ञान वस्तु के प्रति जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। रिचर्ड सचमैन ने इसी उत्सुकता को अपने प्रतिमान का आधार बनाकर इस प्रतिमान को विकसित कर दिया था। नेक्स्ट, पांचवा, ज्ञान परिवर्तनशील है, उसमें स्थायित्व का गुण नहीं रहता है। ज्ञान निरंतर बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के कारण सामाजिक मूल्यों में और परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण ज्ञान में भी परिवर्तन होता रहता है। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के रूप में हमारे समाज में व्याप्त हो गया और उसने हमारे प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा भी उससे अछूता नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, ऑनलाइन अधिगम करने के लिए ज्ञान लेना अति आवश्यक हो गया। तो हमने विभिन्न माध्यमों से इंक्वायरी करी कि ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाता है, ऑनलाइन पढ़ा कैसे जाता है। तो ये इंक्वायरी क्यों करी? क्योंकि ज्ञान परिवर्तनशील है, उसमें स्थायित्व का गुण नहीं है। यदि हमें समाज में समायोजित होना है, नवीन परिस्थितियों में सर्वाइव करना है, तो हमें इंक्वायरी का सहारा लेना ही होगा। 6, पूछताछ प्रक्रिया सामूहिक प्रयास है जो कि दो और लो, गिव एंड टेक पर निर्भर करती है। पूछताछ प्रक्रिया हम अपने आप व्यक्तिगत नहीं कर सकते हैं, हम किसी अन्य व्यक्ति से ही पूछताछ का कार्य कर सकते हैं। अतः पूछताछ प्रक्रिया सामूहिक प्रयास है जिसमें हम किसी को अपना ज्ञान देंगे तो हम किसी से अपना दूसरा ज्ञान लेंगे भी सही। इसलिए इस प्रतिमान की एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है कि यह प्रतिमान गिव और टेक, दो और लो, आपस में बांटो और सामूहिक का रूप से इंक्वायरी के अंदर एक दूसरे की हेल्प करो, इस पर आधारित है। इस प्रकार ये मुख्य रूप से प्रतिमान की 6 मान्यताएं हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं, इस प्रकार पूछताछ को वैज्ञानिक ढंग से या क्रमबद्ध तरीके से करने के प्रशिक्षण को ही पूछताछ प्रशिक्षण कहते हैं। हम बालक को इतना अच्छा ट्रेनिंग दे दें कि वह इंक्वायरी बिल्कुल सही डायरेक्शन में उपयुक्त कर सके, इसका प्रशिक्षण दे दें, तो इसका मतलब हमने पूछताछ के अंदर उसको प्रशिक्षित कर दिया है। इस प्रकार से परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर हमें पूछताछ द्वारा अपने आप को परिवर्तित करना होता है
नवीन जगत में समायोजन एवं जीवित रहने हेतु ज्ञान में संशोधन करना होता है। जैसे कोविड-19 के महामारी के रूप में विकसित होने पर विभिन्न स्रोतों से हम पूछताछ द्वारा ज्ञान अर्जित करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम किस रूप से बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, परिवर्तित परिस्थितियों में कैसे अपने आप को जीवित और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। यह तभी संभव है जब हमें पूछताछ करने की क्षमता या पूछताछ करने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। किसी भी प्रतिमान के मुख्य रूप से 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है फोकस, दूसरा होता है सिंटैक्स, तीसरा होता है सोशल सिस्टम और चौथा होता है सपोर्ट सिस्टम और पांचवा होता है इसका कहीं कहीं पर एप्लीकेशन। हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के फोकस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। पहला इस प्रतिमान का फोकस है व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना। यह प्रतिमान बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का अर्थात उसके ज्ञानात्मक पक्ष का, उसके ज्ञान का विकास करता है। उसमें तर्क, चिंतन, मनन, विश्लेषण ऐसी अनेक प्रकार के व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। सेकंड, स्वतंत्र रूप से सीखने हेतु अभिप्रेरित करना। इस प्रतिमान का ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बालक अपने तरह से अपनी क्षमता, अपनी रुचि इस आधार पर स्वतंत्र रूप से अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का ज्ञान थोपा नहीं जाता है। वो जितना ज्यादा अभिप्रेरित होगा उतना ही प्रकार की इंक्वायरी कर कर अपने ज्ञान को पूर्ण करेगा और उच्च स्तर का बनाएगा। थर्ड, समस्या का समाधान को तार्किक ढंग से व्याख्या करके सीखता है। केवल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में विषय वस्तु या ज्ञान को अर्जित ही नहीं करना होता है, हमें उसका तार्किक ढंग से उसकी व्याख्या करके उचित, अनुचित, उपयुक्त निष्कर्ष भी निकालना होगा और अपनी समस्या का समाधान करना होगा। तो वह समस्या का समाधान करना भी सीखता है। फोर्थ, वैज्ञानिक ढंग से ज्ञानार्जन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत इसके सिंटैक्स के अंदर कारण, परिणाम, विश्लेषण करना ये सब आता है। अतः इसमें वैज्ञानिक ढंग से दिए हुए ज्ञान को या लिए हुए ज्ञान को वो अर्जित करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है या अपनी समस्या का समाधान करता है। प्रत्यक्ष योग्यता का विकास करना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में वो स्वयं इंक्वायरी करता है, वो स्वयं जाकर सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक ज्ञान को अर्जित करता है। अतः उसमें प्रत्यक्ष योग्यता का विकास होता है। वो स्वयं जाकर खोजबीन करता है, जांच करता है, पड़ताल करता है और ये सब उसकी प्रत्यक्ष योग्यताओं को विकसित करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, बौद्धिक क्षमताओं का विकास संभव। मैंने पूर्व में भी कहा है कि यह प्रतिमान कॉग्निटिव डोमेन पर बेस्ड है, अर्थात हमारे ज्ञान को परिपक्व और विकसित करता है। अतः उसकी विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का विकास उसमें होता है और वह अपने बुद्धि या अपने बुद्धि के स्तर को इस प्रतिमान के द्वारा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, चिंतन शक्ति का विकास करना। यह प्रतिमान विद्यार्थी को सोचने, समझने, तर्क करने, विचार करने, इस प्रकार की अनेक चिंतन शक्तियों को विकसित करने में भी सहायक होता है। जब भी वो इंक्वायरी करता है विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से या स्रोतों से, तो वह कौन सा सही है आपस में कोरिलेट करना समझता है, चिंतन कर लेता है कि कौन सा ज्ञान उपयुक्त था, इसने क्या था, उनमें आपस में क्या संबंध था। इस प्रकार वो चिंतन शक्ति को अपने अंदर विकसित कर सकता है। नेक्स्ट, इस प्रतिमान की संरचना या सिंटैक्स आता है। अर्थात जब हम इस प्रतिमान के द्वारा शिक्षण का कार्य करवाना चाहते हैं या करते हैं तो इसके अंतर्गत ये बताया कि हमें कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करना होगा इस प्रतिमान को व्यवहारिक रूप से लागू करने में। तो इस प्रतिमान की संरचना में मोटे रूप से 3 सोपान बताए गए हैं। पहला, समस्या का प्रस्तुतिकरण, एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम्स। इस सोपान में अध्यापक विद्यार्थियों के सामने
समस्या या भ्रम की स्थिति को प्रस्तुत करता है। समस्या इस रूप में प्रस्तुत करे कि विद्यार्थी तनाव का अनुभव करे, उसे चुनौती के रूप में लेवे, समस्या का समाधान हेतु तत्पर हो जावे एवं समाधान हेतु अभिप्रेरित हो जावे, तभी वह इंक्वायरी करने के लिए तैयार होगा। शिक्षक उसे पुस्तकें, सहायक सामग्री एवं मार्गदर्शन देता है। अर्थात प्रतिमान के प्रथम संरचना के चरण में हम विद्यार्थी के सामने तनाव के रूप में, चुनौती के रूप में किसी भी प्रकार के टास्क को या कार्य को प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी उस कार्य को पूरा करने के लिए उस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाधान हेतु तत्पर हो जाता है। अर्थात इस सोपान के अंदर शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह किस तरह से विद्यार्थियों को इंक्वायरी के लिए तैयार करता है, और शिक्षक एक साथ ही साथ सहायक के रूप में भी उसकी सहायता करता रहता है। लेकिन प्रथम संरचना का चरण शिक्षक की भूमिका को ज्यादा उजागर करता है। सेकंड, खोजबीन करना, इंक्वायरी। इस सोपान में विद्यार्थी तनाव को दूर करके, क्योंकि प्रथम चरण में उसमें विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न हो गया था, चुनौती को उसने स्वीकार किया, तो तनाव और चुनौती को स्वीकार करते हुए समस्या के समाधान हेतु प्रयासरत हो जाता है। संबंधित सूचना, जानकारी या ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। इस हेतु विद्यार्थी विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान और जानकारी अर्जित करता है। सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक के अंतर्गत आंकड़ों का एकत्रीकरण करके उपकल्पनाओं का निर्माण करके परीक्षण करता है। इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण करेगा वो, और फिर परीक्षण करेगा डाटा कलेक्शन करके। इसमें कभी कभी शिक्षक सहायता भी कर सकता है और उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रहता है। प्रतिमान की संरचना का द्वितीय सोपान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विद्यार्थी की भूमिका अधिक होती है, क्योंकि विद्यार्थी ही अपने तनाव और अपनी चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रयास करता है और अपने कार्य को पूरा करता है। लेकिन शिक्षक भी सहायता करता है, और यदि वो अपने रास्ते से भटक गया है, गलत जगह इंक्वायरी कर रहा है, तो शिक्षक उसकी आलोचना भी कर सकता है। थर्ड आता है कारण प्रभाव के अंतर्गत पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी। विद्यार्थी जो भी द्वितीय चरण के अंतर्गत ज्ञान लाया, जानकारी लाया, सूचना लाया, तथ्यों का संकलन किया, उसका अध्यापक और छात्र दोनों परस्पर मिलकर कारण और परिणाम के आधार पर पूछताछ की पद्धति का विश्लेषण करते हैं। इस स्तर पर महत्वपूर्ण, वांछनीय समस्या से संबंधित सूचना को तो रख दिया जाता है, और जो अव्यवहारिक होती है, निरर्थक होती है, अनुपयुक्त होती है, उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि बालक स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर रहा था, तो कभी कभी इररेलेवेंट या निरर्थक विषय वस्तु को भी ग्रहण कर सकता है या अर्जित कर सकता है, तो उसको हटा दिया जाता है। इस स्तर पर विश्लेषण के आधार पर जो ज्ञान, सूचना, तथ्य प्राप्त नहीं हुए, उन्हें शिक्षक जोड़ भी सकता है। सपोज स्टूडेंट्स इंक्वायरी करने में इतना प्रशिक्षित नहीं है, वो पूर्ण रूप से इंक्वायरी के अंदर विषय वस्तु या तथ्यों का संकलन या समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो अध्यापक इस चरण में उसे अपनी तरफ से जो विषय वस्तु, ज्ञान, तथ्य, सूचना देनी थी, वो देता है। एक प्रकार से प्रतिमान की इस अंतिम सोपान पर ही समस्या का समाधान एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अतः पूछताछ द्वारा प्राप्त ज्ञान, जानकारी को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। एक प्रकार से यह तीसरा जो संरचना का तीसरा पद है, यह बहुत निर्णयात्मक सोपान होता है। इसी स्तर पर विद्यार्थी को कारण प्रभाव में संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। आगे हम देखेंगे इस प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली से अभिप्राय शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की प्रतिमान के अंतर्गत भूमिका से लिया जाता है। इस प्रतिमान में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। इसकी संरचना के पदों के आधार पर हम सामाजिक प्रणाली को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रारंभ में शिक्षक विद्यार्थी को पूछताछ हेतु प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित करता है। अपने बौद्धिक वातावरण एवं तनाव जनित स्थिति पर नियंत्रण के लिए विद्यार्थी स्वयं पूछताछ हेतु तैयार होता है। अतः प्रारंभ में अध्यापक का नियंत्रण अधिक होता है, प्रभावशाली रहता है अध्यापक, लेकिन बाद में विद्यार्थी को स्वयं पूछताछ करके ज्ञान प्राप्त करना होता है और समस्या का समाधान करना होता है। अतः धीरे धीरे विद्यार्थी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में स्वतंत्र हो जाता है। जैसा कि आपको संरचना के द्वितीय सोपान में बताया था मैंने कि विद्यार्थी ज्यादा एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। अंत में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सहयोग का वातावरण निर्मित होता है, जो कि संरचना का तीसरा पद था। इसमें दोनों मिलकर समस्या के समाधान की योग्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं या समस्या का समाधान कर लेते हैं। और इस प्रतिमान की सफलता शिक्षक और विद्यार्थी के पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर करती है। दोनों को प्रथम से लेकर द्वितीय, तृतीय, तीनों में चरणों में एक दूसरे का सहयोग करना होता है या मार्गदर्शन शिक्षक देता रहता है। अतः सोशल सिस्टम इस प्रतिमान के यह कहता है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ आता है मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रतिमान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं की अनुभूति के लिए अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रतिमान के मूल्यांकन हेतु सबसे प्रभावशाली मूल्यांकन है प्रयोगात्मक परीक्षण। उपयुक्त विधि है हम बालक को स्वयं विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य दें, विभिन्न प्रकार के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिनसे विद्यार्थी स्वयं जाकर वास्तविक परिस्थितियों में जाकर अपने पूछताछ के द्वारा अपने ज्ञान को अर्जित कर सके, जिससे मालूम किया जा सकता है कि विद्यार्थी में समस्या के समाधान करने के कार्य का कितना प्रभावी एवं कुशलता विकसित हो चुकी है। इसमें हमें सैद्धांतिक या लिखित परीक्षा का कोई महत्व नहीं है, हमें उसे प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का ही प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट लास्ट इसमें आता है इस प्रतिमान का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इस प्रतिमान का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों का बोध कराने के लिए किया जा सकता है। यदि हमें विज्ञान के विभिन्न विषय हैं या विज्ञान के ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं या ऐसी विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हमें बालक को ये ज्ञान कराना होगा कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है नहीं, वो दोनों में तुलना और अंतर कर पा रहा नहीं, तो ऐसी विषयों के लिए हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स के बीच में बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है, पूर्ण ज्ञान देना है, तो ऐसे समय में हम उसके सामने दोनों रख के और वो स्वयं इंक्वायरी करके अपने स्तर पर अपनी क्षमता योग्यता का प्रयोग करते हुए दोनों के बारे में अंडरस्टैंड हो सकेगा। भावनात्मक पहेलियों के हल हेतु इस प्रतिमान का प्रयोग हम बहुत सारी भावात्मक पहेलियां होती है उसके हल हेतु भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपनी पहेली या क्विज को हल कर सकता है। समस्यात्मक परिस्थितियों के समाधान करने हेतु सोशल साइंस में ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं जो समस्यात्मक परिस्थितियों के रूप में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भारत में खाद्यान्न की समस्या हो रही है, बेरोजगारी की समस्या हो रही है, या जल संकट आ रहा है, या बहुत अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं कि तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियां हैं जो एक समस्या के रूप में हैं। उन परिस्थितियों के समाधान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं अपना परीक्षण और पूछताछ योग्यता की जांच हेतु इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने आप कितना इंक्वायरी करने की कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, उसकी जांच करने हेतु भी इस प्रतिमान का प्रयोग कर सकता है। अर्थात अपने स्तर पर भी अपनी समस्या का समाधान
या नवीन विषय वस्तु की जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ प्रशिक्षण क्षमताओं के विकास हेतु यदि हमें बालक में सृजनात्मक शक्तियों का विकास, ज्ञान का सृजन करें, अपनी तरह से कोई विचार प्रस्तुत करने की है उसका प्रयोग कर सके, तो ऐसे समय में भी हम रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। उत्पादन चिंतन में जो भी चिंतन शक्ति है वो प्रोडक्टिव वे में हो निकले, तो ऐसे समय में भी हम उसकी चिंतनशीलता स्वतंत्र अपना तर्क शक्ति के द्वारा स्वतंत्र चिंतन, खोज, अन्वेषण करने हेतु भी हम प्रतिबंध चाहते हैं, तो ऐसे समय भी हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के द्वारा किसी सकते हैं। बालक में प्रश्न करने या पूछताछ करने की क्षमता, सोचे समझे चिंतन करे, तर्क करे, मनन करे और उसमें हल कर सके, तो ऐसी स्थिति में हम बालक कर सकते हैं। इस प्रकार के रूप में चलता है आस्क, हमने नवीन ज्ञान या समस्या का समाधान, अनुचित, सही, गलत, इस पर चिंतन करके हम वापस इसी आस्क या किसी भी समस्या का समाधान कर पाते हैं। एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है, गैदर एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक फ्रॉम जहाँ को इकट्ठा करते हैं जो हमारे तथ्य संकलन के रूप में क्लियरिटी हम एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं अपनी विषय वस्तु को या अपने ज्ञान को प्राप्त करते हुए नवीन जानकारी या ज्ञान